हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री के विषय में, और उसका चैप्टर जो है वह है चैप्टर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर में हम भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरल से सरल भाषा में इस चैप्टर के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की जाए और उसे बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए। आइए भूमंडलीकृत विश्व का बनना नामक चैप्टर पर चर्चा शुरू करते हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करके समझने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में बहुत से कीवर्ड्स हैं, बहुत से ऐसे प्रमुख शब्द हैं जिन्हें हम कुंजी शब्द भी कह सकते हैं, जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। उन कीवर्ड्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं आसानी से। और आइए अब हम प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करें। इस चैप्टर में एक वर्ड आता है सिल्क मार्ग, या इसको इंग्लिश में हम सिल्क रूट कहते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये भूमंडलीकरण से संबंधित है, अर्थात वैश्वीकरण से संबंधित है। और इस चैप्टर में यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से विश्व भूमंडलीकृत बनता है, कैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत विश्व में शुरू होती है, और ये विश्व एक दूसरे के निकट कैसे आता है। अगर हम भूमंडलीकरण का अर्थ समझने का प्रयास करें तो भूमंडलीकरण का बहुत ही सामान्य और सरल अर्थ है कि दुनिया का एक दूसरे के निकट आना, एक दूसरे के नज़दीक आना। भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के कई आयाम होते हैं। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से आर्थिक आयाम के बारे में ही चर्चा की गई है। वैश्वीकरण के आर्थिक स्वरूप को ही बताया गया है, और आर्थिक रूप से वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड, कि एक देश का बाजार दूसरे देश के बाजार से जुड़ जाता है, एक देश के श्रमिक दूसरे देश से जुड़ जाते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं, एक देश का सामान दूसरे देश में जाता है, एक देश की पूंजी दूसरे देश में जाती है। तो इस तरह से ये जो विनिमय है, एक्सचेंज है, इस विनिमय को ही हम वैश्वीकरण के अर्थ के रूप में समझ सकते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से आगे बताया जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फिलहाल हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि भूमंडलीकरण को बढ़ाने में या भूमंडलीकरण को साकार करने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वह है सिल्क मार्ग या सिल्क रूट। ये सिल्क मार्ग क्या था, ये सिल्क रूट क्या था? अभी जो भूमंडलीकरण है, हम वर्तमान या आधुनिक भूमंडलीकरण की बात नहीं कर रहे। भूमंडलीकरण तो विश्व में प्राचीन काल से ही
चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में यह भूमंडलीकरण अपने एक तरह से कह सकते हैं कि ये अब अपने सर्वोच्च रूप में है, क्योंकि आज के दौर में देशों के बीच की दूरियां लगभग समाप्त हो गई हैं और जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वो एक तरह से नाम के लिए रह गई हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आसानी से आ सकता है, कहीं भी आसानी से जा सकता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हो रही है वो प्राचीन काल से हो रही है, मध्यकाल से हो रही है। तो उस दौरान भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चलती रहती थी, जारी थी, और विश्व हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि एक मोटे तौर पर विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। विश्व के देश एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन्हें जोड़ने में मुख्य भूमिका व्यापार ने निभाई थी, और वह व्यापार सिल्क मार्ग से होता था, सिल्क रूट से होता था। तो सिल्क मार्ग एक रास्ता था, एक तरह से एक रूट था जहां जहां से व्यापारी जाते थे। तो सिल्क मार्ग के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रश्न ये हो सकता है। सिल्क मार्ग, यह मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र से जोड़ते थे। सिल्क मार्ग कोई एक मार्ग नहीं था, कई मार्ग थे, कई रूट थे। लेकिन जो मुख्य मार्ग था वो चाइना से और एशिया और अफ्रीका तक जाता था। चाइना से एशिया, एशिया से यूरोप होता हुआ अफ्रीका तक जाता था ये मार्ग। तो इस मार्ग को एक ऐसा रास्ता था जहां से व्यापारी अपना सामान लाते थे, ले जाते थे, और पूरी दुनिया इस रास्ते के जरिए द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सिल्क मार्ग का महत्व क्या है? क्वेश्चन आता है कि सिल्क मार्ग के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए, या सिल्क मार्ग का क्या महत्व है। सिल्क मार्ग का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसका बहुत मोटे तौर पर हम इसे समझ सकते हैं कि इस मार्ग ने ही विश्व व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मार्ग ने ही विश्व को भूमंडलीयकृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए इसके महत्व को इस तरह से समझ सकते हैं कि सिल्क मार्ग का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी। चीनी पॉटरी का मतलब है चीनी या चाइनीज बर्तन। पॉट्स बर्तन होते हैं, और जो चाइना में जो बर्तन बनते थे, पॉट्स बनते थे, वो विदेशों में, दूसरे देशों में जाते थे इसी रास्ते के माध्यम से। और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। कितना महत्वपूर्ण है सिल्क मार्ग, जो चीन की पॉटरी को और भारत के मसालों को भारत के मसालों और कपड़ों को यूरोप तक ले जाते थे। दूसरा महत्वपूर्ण महत्व जो है इसका यह है कि वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। तो देखिए, इस रास्ते के माध्यम से व्यापार हो रहा है। व्यापार में कपड़े जा रहे हैं, मसाले जा रहे हैं भारत से, चीन से जा रही है पॉटरी, और वापस हमारे यहाँ क्या आ रहा है? वापसी में वहां से सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं आती थीं, यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तीसरा, सिल्क मार्ग का महत्व, इसी मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। इसी मार्ग से व्यापार भी होता था और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। संस्कृतियों का एक तरह से आदान प्रदान। संस्कृतियों का आदान प्रदान का मतलब है कि हम उनसे कुछ चीज़ें सीखते थे, वो हमसे कुछ चीज़ें सीखते थे। वो भाषा हो सकती है, पहनावा हो सकता है, खान पान हो सकता है। संस्कृति में यही चीज़ें आती हैं, खान पान, पहनावा, बोली भाषा, ठीक है।
तो संगीत, ये सब चीज़ें, इनका भी आदान प्रदान इसी मार्ग के माध्यम से होता था। चौथा महत्व है, शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी इसी मार्ग से एशिया में आते थे। ईसाई मिशनरी कहाँ से आते थे? यूरोप से आते थे। ईसाई मिशनरियों का क्या काम था? ईसाई मिशनरियों का काम ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसाई धर्म को वो समानता और मानवता का धर्म बताते थे, और इस तरह से एशिया में आकर के लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते थे। तो इसी मार्ग से ये ईसाई मिशनरी आते थे यूरोप से एशिया में। पांचवा महत्व इस मार्ग का यह है कि बौद्ध धर्म भी इसी मार्ग से विश्व के विविध भागों में फैला। बौद्ध धर्म कभी इतिहास में, प्राचीन काल में अगर हम जाएं, तो यह एक तरह से बहुत बड़ा धर्म बन गया था और विश्व के बहुत से देशों में ये फैल गया था। इस धर्म का दुर्भाग्य ये कह सकते हैं कि यह है कि जहाँ ये धर्म पैदा हुआ वहाँ ये धर्म सिमट गया। पैदा हुआ भारत में, भारत के साथ लगते हुए नेपाल में, अब वो नेपाल का हिस्सा है। पहले वो भारत ही था, वहाँ तक नेपाल भी भारत का हिस्सा हुआ करता था प्राचीन काल में। तो ये धर्म पैदा हुआ भारत में, लेकिन भारत में ये धर्म सिकुड़ गया और बहुत गिने चुने, कुछ ही लाखों में इसके अनुयायी बचे हैं भारत में। जबकि यह धर्म विश्व के अनेक देशों में फैल गया, और जिसमें एशिया के अधिकांश देश शामिल हैं। जापान जैसे देश, चीन जैसे देश, मलाया, जावा, सुमात्रा जैसे देश, बर्मा जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म, ये भी इसी मार्ग से गया। बौद्ध धर्म के प्रचारक जो थे वो भी दूसरे देशों में यहीं से गए, और फिर जो विदेशों से जो भी यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा लेने के लिए आया, वो भी इसी मार्ग से आया। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी वजह से सिल्क मार्ग का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अगला इसमें एक कीवर्ड आता है, कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या होता है? CORN, कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, ठीक है। तो लॉ मान होता है कानून। तो ये कानून मक्का की फसल से जुड़ा हुआ कानून था। यह वह कानून है जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। कौन सी सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ के जरिए मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, और यह पाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि ब्रिटेन के बड़े जमींदारों ने इसकी मांग की कि विदेशों से या दूसरे देशों से ब्रिटेन में मक्का बिल्कुल भी आयात ना की जाए, मक्का बाहर से ना मंगाई जाए, क्योंकि ऐसा होने से उन किसानों या जमींदारों को नुकसान हो रहा था। क्योंकि बाहर से आने वाली मक्का सस्ती होती थी, इसलिए ब्रिटेन में पैदा होने वाली मक्का को लोग नहीं खरीदते थे। तो इसका जब किसानों और जमींदारों ने विरोध किया, तो सरकार को मक्का के आयात पर पाबंदी लगानी पड़ी। इसी को कॉर्न लॉ कहते हैं। अगला इसमें पॉइंट है या टॉपिक है, सब टॉपिक कह सकते हैं, वह है खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान। खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान या एक्सचेंज भी कह सकते हैं, या विनिमय ना। ये खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान क्या है? खाद्य पदार्थों के आदान प्रदान से का अभिप्राय यही है कि एक देश का खाद्य पदार्थ दूसरे देश में जाना, और दूसरे देश से तीसरे देश में जाना, तीसरे से चौथे में जाना, या पहले से दूसरे में आना। इस तरह से इसमें हम जैसे वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं। तो खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान के अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे एक देश की कुछ चीज़ें दूसरे देश में जाती हैं और दूसरे देश से कुछ चीज़ें उस देश में आती हैं। नंबर 1, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ठीक है, जो आज हम आलू खा रहे हैं, सोया खा रहे हैं, सोयाबीन या मूंगफली का हम सेवन करते हैं, मक्का का सेवन करते हैं, या टमाटर
जो हम खाते हैं, लाल लाल टमाटर जो सेहत से भरा होता है, मिर्च जो हम खा रहे हैं, शकरकंद, ये सारी चीज़ें भारत में पैदा नहीं होती थीं। हमारे पूर्वज 500 साल पहले वाले हमारे पूर्वज इनके बारे में अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे कि आलू भी कोई होता है, सोयाबीन भी होती है, मूंगफली या मक्का या टमाटर भी होता है। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें अमेरिकन इंडियन कहते हैं। वहीं से हमारे यहाँ ये चीज़ें आईं, यानी हमारे जो देश के कुछ लोग वहाँ चले गए और वो वहाँ से जब हमारे देश में आए तो अपने साथ इन चीज़ों को लेकर आए। तो इसे हम खाद्यों का आदान प्रदान कहते हैं। दूसरा है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट क्या है या इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या रिंडर पेस्ट क्या थी या किसे किसे कहते हैं? तो रिंडर पेस्ट एक बीमारी का नाम है। जैसे आज के दौर में कोरोना बीमारी फैली हुई है, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, ऐसे ही यह बीमारी, रिंडर पेस्ट की बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली थी। लेकिन ये बीमारी इंसानों की बीमारी नहीं थी, मानव या मनुष्य में ये बीमारी नहीं फैली थी। यह बीमारी मवेशियों की थी, पशुओं की थी। पशुओं में ये बीमारी फैली थी। ठीक है, तो रिंडर पेस्ट प्लेग की भांति, जैसे प्लेग की बीमारी फैल जाती है, ठीक उसी तरह से प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी थी। मवेशी माने पशुओं की बीमारी, गाय भैंस की बीमारी थी। यह बीमारी 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेजी से फैली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है, रिंडर पेस्ट किसे कहते हैं। एक इसमें कीवर्ड आता है कि कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, एमएनसीज, ये एक बहुत चर्चित नाम है आजकल। बहुत सारी एमएनसीज आपको भारत में भी मिल जाएंगी देखने को, और उनके बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे वो जूता हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो खाने पीने की सामग्री हो, हर फील्ड में बहुत सारी एमएनसीज मिल जाएंगी। या फिर कार गाड़ी हो, कार की अगर बात करते हैं तो मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ियां एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, बीएमडब्ल्यू वगैरह वगैरह। तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो एक देश की बजाय कई देशों में पाई जाती हैं, तभी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहु माने बहुत, कई, राष्ट्रीय मान राष्ट्रों में पाई जाने वाली कंपनियां। तो मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर द कंपनीज विच आर सिचुएटेड इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, तो एक कंपनी बनती है और उस कंपनी की शाखाएं, ब्रांचेस कई देशों में खुल जाती हैं, और वो इस तरह से वो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाती है। तो उदाहरण के लिए जैसे खाने पीने की बात करें तो मैकडोनाल्ड का काफ़ी नाम आता है। पेय पदार्थों में हम बात करें तो पेप्सी है, कोका कोला है, ये सभी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मोबाइल की हम बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो एमएनसी कहलाती है, जैसे सैमसंग है। ठीक है, अब और बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे एलजी है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इसी तरह से जैसे और बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बहुत नामचीन कंपनियों में और कंपनियां आती हैं, जितने भी महंगे महंगे मोबाइल्स हैं वो कंपनियां जो बनाती हैं वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज ही बनाती हैं। इसके साथ ही इसको हम और सही तरह से पढ़ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में हुई। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 के दशक में हुई थी। और परंतु इनका विश्वव्यापी प्रचार प्रसार 50 और 60 के दशक में ही अधिक हुआ, यानी 1950 और 1960 के बीच में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाढ़ सी आ गई, यानी बड़ी मात्रा में बहुराष्ट्रीय कंपनियां
लगनी शुरू हुई 1920 के दशक में, लेकिन ज़्यादा लग गई वो 50-60 के दशक में। तो ऐसी कंपनियां जो जिसकी शाखाएं या जिसका व्यापार, जिसका प्रबंधन एक देश की बजाय कई देशों में पाया जाता है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप दे सकते हो पेप्सी, कोका कोला और मैकडोनाल्ड, ठीक है। वुडलैंड जूते की कंपनी है, शूज़ कंपनी, और बहुत सारी कार कंपनियां हैं, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, BMW है, इस तरह की कंपनियां। अगला है एल डोराडो, 1 नंबर का आता है ये। एल डोराडो क्या था, या एल डोराडो को किस नाम से जाना जाता है? और उल्टा भी आता है कि सोने का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोने का शहर, सोने का मतलब है सिटी ऑफ गोल्ड, तो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से अगर जाना जाता है कोई, तो वह है एल डोराडो। यह अमेरिका का एक शहर है एल डोराडो, जिसे सोने का शहर के नाम से जाना जाता है। सोना होता है ना, सोना, तो सोने के शहर के नाम से जाना जाता है, गोल्ड, सिटी ऑफ गोल्ड। अमेरिका में चेचक का प्रभाव। यूरोपीय उपनिवेशवादी अपने साथ साथ चेचक जैसी भयंकर बीमारियों के कीटाणु लेकर आए थे। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर यानी कि अमेरिका में चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। देखिए, ये जो भूमंडलीकरण है, इसके कुछ सकारात्मक यानी कि अच्छे प्रभाव होते हैं, तो कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। कि भूमंडलीकरण में या वैश्वीकरण में क्या होता है कि लोगों का आना जाना, है ना, पूंजी का आना जाना, श्रम का आना जाना, वस्तुओं का आना जाना, यही तो वैश्वीकरण है। तो उस दौर में जब कुछ यूरोप के देश जो उपनिवेशवादी थे, यानी कि जो आप दूसरे देशों में जाकर या दूसरे महाद्वीपों में जाकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, उनके साथ चेचक जैसी भयंकर बीमारी भी चली गई। और चेचक जैसी भयंकर बीमारी से अमेरिका के लोग अनभिज्ञ थे। उन्हें इस बीमारी के प्रति लड़ने के बारे में पता नहीं था। उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता जो थी, वो चेचक से नहीं लड़ पाई और वो कमज़ोर हो गई। ठीक इसी तरह जैसे आजकल कोरोना एक बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, इसका इलाज नहीं पता कि ये कैसे ठीक होगी। और यदि ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैल जाए किसी भी देश के अंदर, तो वो देश कमज़ोर हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो ठीक ऐसे ही अमेरिका में बहुत साल पहले, ठीक है, वहाँ पर कुछ विदेशी ताकतें आईं, विदेशी लोग वहाँ आए, और उनमें जो मुख्य रूप से थे वो स्पेन के थे। स्पेन, फ्रांस के पास है स्पेन, तो स्पेन के कुछ सैनिक और अफसर जब वहाँ गए अमेरिका को कब्जा करने के लिए, अमेरिका पर कब्जा करने के लिए, तो उनमें कई सारे सैनिक जो थे वो बीमार थे। और बीमार का मतलब वो ऐसा नहीं कि वो उनके अंदर वो बहुत चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन वो उस बीमारी से लड़ने में सक्षम थे। उनकी जो इम्यूनिटी थी, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन जब वो नए क्षेत्र में गए
तो वहाँ के लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी जो एंटीबॉडीज थी वो उस शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता थी, इम्यूनिटी जो थी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो इसका सामना कर पाए और इसलिए वो उसका शिकार हो गए। फलस्वरूप इसका नतीजा क्या निकला? इस नए स्थान पर चेचक बहुत ही खतरनाक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई, पूरे अमेरिका महाद्वीप में। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अमेरिका से भी ये बीमारी दूसरे क्षेत्रों में जाने लगी। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह से घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। मतलब जब अमेरिकी लोग बीमार हो गए और दूसरे देशों के लोग बीमार होने लग गए तो लड़ेंगे कैसे? वो लड़ नहीं पाए तो घुसपैठियों ने, यानी कि जो उपनिवेशवादी ताकतें थी, उन्होंने आसानी से इन्हें अपने कब्जे में ले लिया। जैसे कि जानते हैं अमेरिका भी ब्रिटेन के कब्जे में रहा है काफी समय तक। इसी तरह से अगला जिसमें टॉपिक है वो है यूरोप का विश्व व्यापार के रूप में विकसित होना। यूरोप का विश्व व्यापार के रूप में विकसित होना। अब प्रश्न आता है कि भाई यूरोप किस तरह से विश्व व्यापार के रूप में विकसित हुआ? ठीक है, यूरोप एक महाद्वीप है और इस यूरोप ने 18वीं शताब्दी का समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। यूरोप को जब इस बात का पता चला कि भाई चीन और भारत भी बहुत ही धनी देश हैं, तो क्यों नहीं इनकी संपदा पर कब्जा किया जाए, क्यों नहीं इन्हें अपने कब्जे में लिया जाए। ठीक है, इसलिए एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। किसका? चीन और भारत का। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन ने अपने आप को कट ऑफ कर दिया, दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा वो 15वीं सदी से ही। ठीक है, 15वीं सेंचुरी से चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। पश्चिम मतलब यूरोप को हम पश्चिम के नाम से जानते हैं। तो उसमें चीन ने मतलब एक तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अपने आप को दूर कर लिया, जिससे क्या हुआ? इससे अमेरिका का महत्व बढ़ने लगा और दूसरे जो यूरोप की शक्तियां थी, यूरोप के जो देश थे, उन्होंने भी विश्व व्यापार पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इस तरह से विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो इस तरह से यूरोप एक विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुआ और उसके कारण क्या था? चीन का अपने आप को विश्व व्यापार से दूर कर लेना और अमेरिका और दूसरे जो पश्चिमी देश थे उनका व्यापार के प्रति जो है व्यापार में अपने आप को लगा देना और विश्व व्यापार को अपने कब्जे में ले लेना। इस तरह से यूरोप विश्व व्यापार का एक केंद्र बन गया। इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि वस्तुओं का प्रवाह क्या है? वस्तु के प्रवाह से आप क्या समझते हैं? प्रवाह का मतलब फ्लो होता है, इसको अंग्रेजी में फ्लो कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आगमन। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आना जाना वस्तुओं का प्रवाह कहलाता है। तो अंग्रेजी शासन के साथ गेहूं, सूती, ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का प्रवाह भारत से इंग्लैंड में होता था। श्रमिकों का प्रवाह 3 तरह के होते हैं: वस्तुओं का प्रवाह, श्रमिकों का प्रवाह, ठीक है, और पूंजी का प्रवाह। तो श्रमिकों का प्रवाह क्या है कि मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। श्रमिकों का प्रवाह का अर्थ है मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।
भारत में श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिकों से सस्ते थे, इसलिए अंग्रेज इन्हें इंग्लैंड चाय, कॉफ़ी, नील तथा तंबाकू के बागानों में काम करने के लिए ले जाते थे, क्योंकि ये लोग सस्ते में मजदूरी कर लेते थे और इन्हें ज़्यादा वेतन नहीं देना पड़ता था। तो इस तरह से ये श्रमिकों का प्रवाह था, फ्लो ऑफ लेबरर्स, फ्लो ऑफ वर्कर्स। दूसरा है इसमें तीसरा जो प्रवाह है वह है पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के निवेश करना, एक देश से दूसरे देश में जाकर निवेश करना। जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो अपनी फैक्ट्री जाके दूसरे देश में खोलते हैं, दूसरे देश में अपना एक आर्थिक एक गतिविधि चलाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसे हम पूंजी का प्रवाह कहते हैं, फ्लो ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसी पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे ब्रेटन वुड्स के ऊपर। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बातें वैश्वीकरण से जुड़ी हुई हैं, भूमंडलीकरण से जुड़ रही हैं। ये वो सब पृष्ठभूमि है, वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि है कि कैसे एक वैश्वीकरण का दौर चला और ये दौर निरंतर चलता ही रहा और मजबूत होता ही रहा। तो ये सारे जो फ्लो हैं, चाहे वो वस्तुओं का फ्लो है या फिर श्रमिकों का प्रवाह है या फ्लो है या पूंजी का प्रवाह है, ये सारी बातें वैश्वीकरण की एक तरह से कह सकते हैं नींव रख रहे थे। जो आधुनिक वैश्वीकरण है इसे मजबूती दे रहे थे। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण परिघटना है ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है और वहाँ एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, आर्थिक संस्थाओं का जन्म होता है, ठीक है, जिन्हें हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ब्रेटन वुड्स यूएसए में स्थित एक होटल का नाम है। इट्स ए प्लेस सिचुएटेड इन यू कैन से इट्स ए होटल सिचुएटेड इन यूएसए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस होटल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को ही ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है और इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो संस्थाओं का नाम सामने आता है या दो संस्थाओं का जन्म होता है, जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतान भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ब्रेटन वुड्स पर एक सम्मेलन पर या ब्रेटन वुड्स समझौते पर एक टिप्पणी लिखी है, तो 2-3 नंबर की क्वेश्चन आता है। अब अगला आता है कि भाई G77 क्या है, G77 से आप क्या समझते हैं। तो G77, G स्टैंड्स फॉर ग्रुप एंड 77 स्टैंड्स फॉर द कंट्रीज, 77 कंट्रीज। तो इट्स ए ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। G77 विकासशील देशों का समूह है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज उठाई, ठीक है। G77 77 विकासशील देशों का समूह है जिन्होंने, विकासशील देशों का, दुनिया में दो तरह के देश पाए जाते हैं, विकासशील और विकसित। विकसित देशों में यूरोप और अमेरिका के देश आते हैं, लेकिन जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं वो विकासशील देश कहलाते हैं। इनमें भारत भी एक है और इन विकासशील देशों को हम थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो विकासशील देशों का समूह जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए मांग उठाई, आवाज़ उठाई कि भाई हमारा भी विकास होना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया जिसे हम G77 नाम से जानते हैं। 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन करने वाले आविष्कार कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसी दौरान 19वीं सदी में ही कुछ ऐसे आविष्कार भी हुए जिन्होंने विश्व में बदलाव या विश्व में परिवर्तन के पहिया को और ज़्यादा तेज कर दिया। और इनमें जो प्रमुख आविष्कार था वो था भाप का इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ जेम्स वॉट के द्वारा, है ना। रेलवे का विस्तार और विकास हुआ, आविष्कार हुआ। टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ।
तो ये इंजन का आविष्कार, रेलवे का आविष्कार और टेलीग्राफ का आविष्कार, एक तरह से इसने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद की। देखिए, रेल का जो इंजन है या भाप का जो इंजन है, इसने रेलवे को बढ़ाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, लोगों को ले जाने लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इससे एक दूसरे से जुड़े लोग। और तीसरा जो इसमें टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने लोगों के बीच, दूर दराज में बैठे हुए लोगों के बीच बातचीत करना बहुत आसान बना दिया। अब लोग दूर बैठे बैठे ही किसी से भी अपनी जो है, यू कैन से, कि वो टेलीग्राफ के माध्यम से बात कर सकते थे, अपनी संदेश भेज सकते थे। अगला है इसमें कि वीटो का अधिकार, वीटो किसे कहते हैं? वीटो एक निषेध अधिकार है, राइट टू रिजेक्ट। ठीक है, राइट टू रिजेक्ट या राइट टू स्टॉप एनी बिल और डिसीजन टू बी पास्ड। किसी भी प्रस्ताव को या किसी भी निर्णय को पारित होने से रोकना या पास होने से रोकना क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। तो वीटो एक निषेध अधिकार है, जिसके सहारे कोई एक ही सदस्य अपनी असहमति रखते हुए किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, ये जो वीटो पावर है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जब सदस्य के बारे में हम पढ़ेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 जो सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कहलाते हैं, उन्हें वीटो पावर है। ठीक है, यानी कि उनमें से कोई भी एक देश किसी भी प्रस्ताव को या निर्णय को पास होने से रोक सकता है। तो ये किसी भी निर्णय को रोकने का अधिकार वीटो का अधिकार कहलाता है। तो इसमें जो है, इस तरह से ये महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे, महत्वपूर्ण ऐसे शब्द थे जो वैश्वीकरण से जुड़े हुए थे और जिन्होंने वैश्वीकरण के पहिए को गतिमान बनाया और एक तरह से वैश्वीकरण, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण की जो है पटकथा लिखी या उनकी नींव रखी। तो इस वीडियो नोट में इतना ही, और आगे के जो वीडियो में, जो कि भाग 2 होगा, उसमें वैश्वीकरण, उदारीकरण के बारे में और विस्तार से चर्चा की जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।